अत्याचारी स्कूल टीचर। शिवपुरी गांव में पुरानी टीचर की जगह एक नई टीचर आई थी। सभी बच्चे अपनी पुरानी टीचर विनीता को बहुत पसंद करते थे। विनीता का स्वभाव भी उन बच्चों के साथ बहुत अच्छा था, लेकिन विनीता को कहीं दूसरे शहर में ट्रांसफर हो जाने के कारण उसे दूसरे शहर को जाना पड़ा। नई टीचर का पहला दिन था। सभी बच्चे लाइन लगाकर खड़े थे। तभी नई टीचर अपना परिचय देते हुए कहती है, बच्चों, तो मेरा नाम है कनिका। सभी बच्चे कनिका का नाम दोहराते हुए बोलते हैं। उनमें से एक बच्ची आरती सही से नाम नहीं ले पा रही थी। तभी टीचर आरती को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है, ए लड़की, इधर आ। क्या नाम बोली तू मेरा? कनिका। आरती के ऐसा कहते ही क्लास के सारे बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये देख कनिका को बहुत गुस्सा आता है और वो डंडे से आरती के हाथों पर पिटाई करती है। आरती रोने लगती है। आरती की पिटाई होता देखकर सारे बच्चे डर जाते हैं। तभी कनिका बोलती है, बहुत हंसी आ रही थी ना तुम सभी बच्चों को, अभी सबक सिखाती हूँ। कनिका सभी बच्चों को डंडे से खूब पिटाई करती है। सभी बच्चों का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। तभी कनिका कहती है, कान खोलकर सुन लो तुम लोग, अगर किसी बच्चे ने भी घर जाकर माता पिता से ये बताया कि आज स्कूल में पिटाई हुई है तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ में आए तुम लोगों को? कनिका के गुस्से भरी आंखों को देखकर सभी बच्चे डर जाते हैं और कुछ बच्चे कांपने लग जाते हैं। घर जाकर किसी भी बच्चे ने स्कूल में पिटाई की बात अपने घर वालों से नहीं बताते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन कनिका बच्चों से कहती है, कान खोलकर सुन लो सभी बच्चे, कल सभी अपने अपने घरों से 30 रुपया लेकर स्कूल आना। जो बच्चे पैसे लेकर नहीं आएंगे उनकी क्या हालत होगी तुम्हें कल पता चल जाएगा। पैसे कहीं से भी लेकर आओ, चाहे चोरी करो या डाका डालो, लेकिन कल मुझे पैसे चाहिए। बेचारी गरीब बच्चे जिनके माता पिता खेतों में मजदूरी का काम किया करते थे, वो किसी न किसी तरह अगले दिन 30 रुपए लेकर स्कूल जाते हैं। पर बेचारी आरती बहुत गरीब थी। आरती के पिताजी नहीं थे। आरती की माँ झाड़ू पोछा का काम करती थी। आरती की माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और वो अपनी माँ से पैसे नहीं मांगती है और बिन पैसे लिए ही स्कूल पहुँचती है। आरती को देखकर कनिका बोलती है, ए लड़की, कहाँ है तुम्हारे पैसे? कल मैंने बोला था ना कि सभी बच्चे पैसे लेकर आना, तो पैसे क्यों नहीं लाई? मैडम जी, मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और घर में पैसे भी नहीं थे। मैंने माँ को बोला था, लेकिन माँ ने कहा कि वो आज पैसे नहीं दे सकती, 2 दिनों बाद वो पैसे दे देंगी। मैं आपको 2 दिन बाद पैसे दे दूंगी मैडम जी। चल फिर ठीक है, जब तक तू पैसे लेकर नहीं आएगी तू पूरे दिन बाहर ठंडी हवा में एक पैर पर खड़ी रहेगी। चल जा, क्लास से जल्दी निकल और बाहर जाकर खड़ी हो जा। बेचारी आरती उदास मन से एक पैर पर ठंडी हवा में जाकर खड़ी हो जाती है। आरती को एक पैर पर खड़ा देख चपरासी को उस पर दया आ जाती है और वो कनिका के पास जाकर कहता है, मैडम जी, बेचारी छोटी बच्ची है, माफ कर दो, 2 दिनों बाद पैसे लाकर दे देगी। तुझे ज्यादा तरस आ रहा है? करूँ क्या तेरे खिलाफ शिकायत? मैं चाहूँ तो तुझे भी अभी स्कूल से निकलवा सकती हूँ। बोल, अभी सरपंच जी को जाकर बोलूँ कि तू स्कूल के बच्चों पे अत्याचार करता है और ठीक से काम भी नहीं करता। तू ठहरा अंगूठा छाप, तेरी बात कोई नहीं मानेगा और मैं पढ़ी लिखी टीचर हूँ तो मेरी बात सब मानेंगे। चल अब जल्दी जा यहाँ से और मेरे लिए गर्मा गर्म चाय और बिस्किट लेकर आ। बेचारा गरीब चपरासी भी उस अत्याचारी टीचर कनिका का कुछ नहीं कर पा रहा था। गरीब चपरासी जानता था कि कनिका बहुत चालाक है, वो कोई भी गलत आरोप लगाकर उसे स्कूल से निकलवा सकती है। इसलिए वो चुप रह जाता है और बच्चों पर हो रहे अत्याचार को देखते रह जाता है। बेचारी आरती ठंड के मौसम में एक पैर पर खड़ी रहती है। आरती को काफी देर खड़ी रहने की वजह से बुखार लग जाता है और वो दूसरे दिन स्कूल नहीं जा पाती है। तभी आरती की माँ वैद्य जी को बुलाकर अपने घर लाती है। मैं बुखार का दवाई दे रहा हूँ, इसे समय समय पर दे देना। ठंड का मौसम है इसलिए इसे गर्म पानी ही देना और चिंता की कोई बात नहीं है, आरती जल्दी ठीक हो जाएगी। ठीक है वैद्य जी। 2-3 दिन बाद जब आरती की तबीयत में सुधार आता है तो वे स्कूल पहुंचती है और वो 30 रुपए लेकर जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो पैसे लेकर नहीं जाएगी तो उसकी टीचर उसे बहुत मारेगी और उसे सजा देगी। इतने में गांव के सरपंच स्कूल में आते हैं और कनिका से कहते हैं, कनिका जी, यहाँ गर्म पानी की व्यवस्था हमने करा दिया है, अगर आपको किसी और चीज की जरूरत हो तो आप बता देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच जी। इतनी ठंड में बच्चों से बाहर से पानी मंगवाना पड़ता था और पानी भी बहुत ठंडा रहता था।
कनिका जी, अगर आपको किसी भी चीज की कोई जरूरत हो तो आप चपरासी से कह दीजिएगा, क्योंकि आप हमारे गांव के बच्चों को पढ़ा रही हैं, तो हमारे भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। सरपंच साहब के जाने के बाद कनिका फिर से अपने क्लासरूम में आ जाती है। तभी आरती कनिका से कहती है, टीचर जी ये लीजिए 30 रुपए। चलो ठीक है लाओ। वैसे कहाँ थी तुम 2 दिनों से? टीचर जी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं स्कूल नहीं आई। चलो जल्दी से सारे बच्चे मिलकर पूरे क्लासरूम की सफाई करो। बहुत ज्यादा गंदगी फैला रखी है तुम लोगों ने, एक भी कूड़ा नजर नहीं आना चाहिए। अपने अपने कॉपी और किताब बैग में रखो और फटाफट से सफाई में लग जाओ। तभी छोटे छोटे मासूम बच्चे जिनके हाथों में कॉपी किताब होनी चाहिए वो झाड़ू पोछा करने लग जाते हैं, और इन सब की वजह वो अत्याचारी टीचर कनिका थी। कनिका कुर्सी पर बैठे बैठे फल फ्रूट खा रही थी और छोटे छोटे बच्चे साफ सफाई कर रहे थे। तभी कनिका कहती है, अरे वाह, सरपंच जी ने कितने मीठे मीठे सेब और संतरे मुझे खाने के लिए भेजा है। उफ, ये मेरी चप्पल को भी अभी ही टूटना था। अरे बच्चों तुम सब इधर आओ और ये बताओ कि तुम बच्चों में से किसके पिताजी मौची हैं? तभी एक लड़का बोल पड़ता है, मैडम जी मेरे पिताजी जूते पॉलिश करने का काम किया करते हैं। अच्छा तो ठीक है, मेरी चप्पल टूट गई है। मेरी चप्पल को तुम अपने घर ले जाना और अपने पिताजी से इसे जुड़वा कर लेकर आना। चल अपने हाथ आगे कर और ये ले मीठे मीठे सेब खा। मैडम जी ये आपके मुंह का झूठा है, मुझे नहीं खाना झूठे सेब। क्या कहा तूने कि मैं तुझे झूठा सेब दे रही हूँ? अरे तुम जैसों को तो सड़ा हुआ फल भी नसीब नहीं है, ऊपर से इतने नखरे दिखा रहा है। अब तो तू पिटेगा, अब तो तू इतना पिटेगा कि तुझे भी याद रहेगा। तभी अत्याचारी टीचर कनिका डंडे उठाती है और उस बच्चों को पीटने लगती है। चोट लगने की वजह से बेचारा बच्चा रोते बिलखते रहा, लेकिन कनिका ने उसकी दर्द भरी चीख नहीं सुनी। तभी वहाँ पर चपरासी आता है और कनिका से कहता है, अरे बच्चे से गलती हो गई मैडम जी, छोड़ दो मैडम जी, इतने मासूम छोटे बच्चों की क्या गलती है। किसी तरह चपरासी कनिका से बच्चे को छुड़वा लेता है। ये सब देखकर चपरासी बहुत परेशान हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह अत्याचारी टीचर कनिका की सच्चाई सरपंच जी और गांव वालों को बताए। उस अत्याचारी टीचर कनिका से बच्चे भी बहुत डरे और सहमे हुए थे। तभी अगले दिन आरती को स्कूल में बहुत तेज प्यास लगती है और वो पानी पीने के लिए अपनी सहेलियों के साथ क्लास से बाहर निकलती है। अरे रानी, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, लेकिन पानी पीने के लिए तो कोई ग्लास ही नहीं है। यहाँ तो सिर्फ मैडम जी का गिलास रखा हुआ है। आरती जैसे ही पानी पीने के लिए गिलास के तरफ आगे बढ़ती है, तभी अचानक से कनिका वहाँ पर आ जाती है और आरती का गला दबा देती है। तभी आरती रोते हुए बोलती है, मैडम जी छोड़ो मेरा गला, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मेरे से बिना पूछे गरीब बचोत अभागन गिलास को हाथ लगा रही थी, आज तो तेरी खैर नहीं। तभी चपरासी आरती की माँ और गांव के सरपंच को अपने साथ लेकर आ जाता है। अत्याचारी टीचर कनिका का बच्चों के प्रति दुष्ट व्यवहार को देखकर सरपंच जी बोलते हैं, खबरदार, छोड़ उस बच्ची को। सरपंच जी आप यहाँ अचानक? वो अरे मैं तो बस। तभी आरती की माँ अत्याचारी टीचर कनिका को मुंह पर थप्पड़ लगाती है। आरती अपनी माँ से लिपटकर बिलख बिलख कर रोने लगती है। माँ ये टीचर बहुत गंदी है, हम बच्चों को ये बहुत मारती है माँ। रमेश, इंस्पेक्टर साहब को फोन मिला और इस अत्याचारी टीचर को अभी कभी अरेस्ट करवाओ। इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ सरपंच साहब, मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। सरपंच जी इस अत्याचारी टीचर की बातों में बिल्कुल मत आइएगा। मैं कब से सोच रहा था कि इस अत्याचारी टीचर की सारी सच्चाई आपके सामने लाऊं। पता नहीं भगवान ने कहां से मुझे इतनी हिम्मत दे दी और मैं आपको इस अत्याचारी टीचर की सारी सच्चाई बता दिया। अब आप अपनी आंखों के सामने इस गुनहगार को देख लीजिए सरपंच साहब। ये अत्याचारी टीचर इन बच्चों पर बहुत जुल्म करती है। इतना कहकर चपरासी की आंखों में आंसू आ जाता है। बेचारा चपरासी हिम्मत करके मासूम बच्चों को एक अत्याचारी टीचर से मुक्ति दिला देता है। वहीं दूसरी तरफ कनिका को सजा हो जाती है और उसके सारे सर्टिफिकेट रद्द कर दिए जाते हैं। गांव वालों और बच्चों के आग्रह करने पर सभी बच्चों की प्रिय टीचर विनीता को वापस बुला लिया जाता है। विनीता को भी जब उस अत्याचारी टीचर के द्वारा बच्चों पर किए गए जुल्म के बारे में पता चलता है तो उनकी भी आंखें भर जाती है। सभी बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि उनकी पसंदीदा टीचर फिर से मिल गई थी। जादुई फूल और आईने का जादू। मोतीपुर गांव में कौशल्या का एक बहुत ही खुशहाल परिवार था। कौशल्या तीसरी बार गर्भवती थी। उसकी पहले से ही 2 बेटी थी, अनुष्का और आराध्या।
कौशल्या ने जब अपनी तीसरी बेटी को जन्म दिया, उसी दिन कौशल्या के पति धनीराम की मृत्यु हो गई। कौशल्या उसी दिन से अपनी छोटी बेटी नैना को मनहूस समझने लगी। कौशल्या का दिल उसी दिन से अपनी छोटी बेटी के प्रति क्रूर हो गया। वो अपनी पति की मौत का जिम्मेदार नैना की मनहूसियत को मानती थी। हाय रे मेरी किस्मत, ये कैसी बेटी दे दी भगवान तुमने मुझे। दुनिया में आते ही डायन अपने बाप को खा गई। अभागन। बचपन से ही बेचारी नैना को बिना किसी कसूर का सजा मिलता रहा। उसे ना तो बाप का ही प्यार मिला और ना ही माँ का। ऐसे ही समय बीतता रहा। कौशल्या की अब तीनों बेटियां बड़ी हो गई थी, लेकिन कौशल्या के दिल में नैना के लिए जो नफरत थी अभी भी खत्म नहीं हुई। वो अपनी दोनों बड़ी बेटियों को बहुत प्यार करती थी, लेकिन नैना की तरफ कभी प्यार से देखती भी नहीं थी। एक बार कौशल्या बाहर मेला घूमने जाती है और वहाँ से अपनी दोनों बेटियों के लिए बहुत ही सुंदर सुंदर कपड़े लेकर आती है। आराध्या और अनुष्का, बेटा कहाँ हो तुम दोनों? ये देखो मैं तुम दोनों के लिए मेले से क्या लेकर आई हूँ। ये लहंगा और ये सुंदर सा लाल सूट। ये लहंगा तो मेरी बेटी अनुष्का पर बहुत ही जचेगा और ये लाल सूट ये तो मेरी बेटी आराध्या की खूबसूरती में चार चांद लगाएगा। नैना भी वही दूर खड़ी बड़ी आस भरी निगाहों से अपनी माँ की तरफ देख रही थी कि शायद उसकी माँ उसके लिए भी कुछ लेकर आई हो। वह इंतजार करती रही, लेकिन उसके माँ ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। काफी देर इंतजार करने के बाद नैना डरते डरते अपनी माँ के पास जाकर धीरे से बोली, माँ आप मेले से मेरे लिए कुछ नहीं लेकर आई? तुझे इस घर में आराम से खाने को मिल रहा है ना, तो तू उसे ही अपनी किस्मत समझ। अरे एहसान मान मेरा, जो तुझ जैसी मनहूस अभागन को अभी भी बोझ की तरह ढो रही हूँ। तो चुपचाप से पड़ी रह घर के किसी कोने में और मुझसे किसी भी चीज की उम्मीद मत कर कि मैं तुझे कभी प्यार करूंगी या मेरे दिल में तुम्हारे लिए माँ की ममता जाग जाएगी। अरे तू मनहूस है और हमेशा मनहूस ही रहेगी। चल अब जा यहाँ से और जाकर अपना काम कर। नैना रोते रोते वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है और अपने पापा को याद करके खूब रोती है। नैना अपनी माँ के दिल में खुद के लिए जगह बनाने की बहुत कोशिश करती है। वो अपनी माँ के हर सामान का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती है और वह घर का सारा काम करती, सबके लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना बनाती, पर सब बेकार था। उसकी माँ को ना तो कभी उस पर प्यार आता है ना ही दया। एक दिन कौशल्या अपनी दोनों बेटियों के साथ खाना खा रही होती है, तभी वो अपनी बेटी आराध्या और अनुष्का से कहती है, बेटी मैं कुछ दिनों के लिए तेरी बुआ के घर जा रही हूँ। वहाँ मुझे कुछ काम है तो कुछ दिन लग जाएगा। तब तक तुम लोग अपना अच्छे से ध्यान रखना। माँ आप अनुराधा बुआ के घर जा रही हो ना? वैसे उनका घर तो जंगलों के पास वाले गांव में है। हाँ बेटी वहीं जा रही हूँ। तुम लोगों के लिए अपने लिए कुछ चाहिए तो बता दो। माँ वहाँ का रेशम बहुत ही फेमस है, आप वहाँ से मेरे लिए रेशमी कपड़े ले आना। हाँ ठीक है ले आऊंगी। और मेरी अनुष्का बेटी को क्या चाहिए? माँ मैंने सुना है उस जंगल में एक बहुत ही अद्भुत फूल पाया जाता है जो कभी नहीं मुरझाता। मुझे बस वही जादुई फूल चाहिए। अच्छा बाबा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए वो जादुई फूल भी इस बार ढूंढ कर ले ही आऊंगी। वहीं दूर खड़ी नैना भी अपनी बारी का इंतजार कर रही थी कि शायद इस बार उसकी माँ उससे कुछ पूछ ले, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी ऐसा कुछ नहीं होता है। उसकी माँ नैना की तरफ देखती तक नहीं है और फिर सभी नाश्ता करके वहाँ से चले जाते हैं। कौशल्या जाने के लिए तैयार हो जाती है। नैना जल्दी जल्दी अपनी माँ के लिए जरूरत का सारा सामान पैक कर देती है। कौशल्या अगले सुबह ही निकल जाती है। बुआ के पास पहुँचने के बाद कौशल्या कुछ दिनों तक वहीं रहती है और फिर काम खत्म हो जाने के बाद थोड़ी शॉपिंग करती है और अपनी दोनों बेटियों के लिए रेशमी कपड़े भी खरीदती है। अगले दिन कौशल्या अपनी बेटी आराध्या के लिए वो फूल ढूंढने घने जंगल में निकल जाती है। वह उस फूल को जंगल में बहुत ढूंढती है, लेकिन वह फूल उसे कहीं नहीं मिलता। वह उस फूल को ढूंढते ढूंढते जंगल में बहुत आगे निकल जाती है। तभी उसे वहाँ एक बहुत ही आलीशान महल दिखाई देता है।
कौशल्या जल्दी से उस महल के पास जाती है। तभी कौशल्या देखती है कि उसकी बेटी ने जो अद्भुत फूल मंगाया था वह फूल उसी महल के बगीचे में लगा हुआ है। कौशल्या उस फूल को देखकर बहुत ही खुश होती है और जल्दी से उस बगीचे से वो जादुई फूल तोड़ लेती है। तभी अचानक हवा तेज चलने लगती है और उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। कौशल्या बहुत डर जाती है और वह जल्दी से वहाँ से भागने लगती है। तभी उसके सामने एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल आ जाती है। ये देखकर कौशल्या के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो डरते हुए बोलती है, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे यहाँ से जाने दो। हा 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 हा, ऐसे कैसे तुझे जाने दे दूं? तूने मेरे बगीचे से ये फूल तोड़कर अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल जैसे ही उसे मारने के लिए तलवार निकालती है तभी कौशल्या जोर जोर से रोने लगती है। मुझे माफ कर दो प्लीज, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मुझे जाने दो। मेरे घर पर मेरी तीन बेटियाँ मेरा इंतजार कर रही है। उनका मेरे सिवाय दुनिया में कोई नहीं है। मुझे मत मारो वरना मेरी बेटियाँ फिर से अनाथ हो जाएगी। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। तू पहले ये बता, तू इस घने जंगल में क्या करने आई थी और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बगीचे से फूल तोड़ने की? क्या तुम्हें पता नहीं, मुझे मेरे बगीचे का फूल मेरी जान से भी प्यारा है। सच बता, तू मेरे बगीचे का फूल क्यों चुराने आई थी? दरअसल इस फूल का जिक्र मेरी बेटी ने मुझसे किया था और उसी ने मुझे ये जादुई फूल लाने को कहा था। अच्छा, तो ये बात है। इसके पीछे तेरी बेटी का हाथ है। बता, कहाँ है तेरी बेटी? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अब तू मुझे अपनी बेटी को लाकर मुझे दे, तभी मैं तेरी जान छोड़ूंगी। कौशल्या को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अब क्या करे। उसे तो अपनी जान और अपनी दोनों बेटियां बहुत ही प्यारी थी। तभी उसे एक तरकीब सूझी। वह सोचती है क्यों ना आराध्या की जगह नैना का नाम इस चुड़ैल को बता दिया जाए ताकि वो आराध्या की जगह नैना को मार डाले। इसी बहाने इस नैना नाम की आफत से हमेशा के लिए छुट्टी भी मिल जाएगी। कौशल्या यही सोचकर उस चुड़ैल को अपनी छोटी बेटी नैना का नाम बता देती है। अच्छा, तो फिर अब जाओ और अपनी बेटी नैना को मेरे पास लेकर आओ। अगर तुम 24 घंटे के अंदर वापस नहीं आई तो मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगी। कौशल्या भागते हुए वहाँ से अपने घर आती है और अपनी तीनों बेटियों को आवाज लगाती है। आराध्या, अनुष्का, नैना, कहाँ हो तुम तीनों? जल्दी से मेरे पास आओ बेटा। इस बार कौशल्या अपनी बड़ी बेटी आराध्या और अनुष्का की जगह नैना को अपने गले से लगा लेती है। यह देखकर नैना बहुत ही खुश हो जाती है। उसे लगता है कि शायद उसकी माँ ने उसे माफ कर दिया। पहली बार माँ का प्यार देखकर नैना बहुत ही खुश होती है। नैना बेटी, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बाहर घुमा कर लाती हूँ। इतना कहकर कौशल्या नैना को अपने साथ उसी जंगल में उस चुड़ैल के महल में ले जाती है। चुड़ैल को सामने खड़ा देख नैना बहुत डर जाती है। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ, प्लीज माँ बचाओ। माँ, ये आप मुझे कहाँ ले आई? मुझे घर जाना है माँ। ये आप मुझे कहाँ ले आई हो माँ? वापस चलो माँ। चुप कर और मेरी बात कान खोलकर सुन। अब से तुझे यहीं रहना है और तू इसी के लायक है। अब जा और यहीं सर। इतना बोलकर कौशल्या नैना से हाथ छुड़ाकर वहाँ से चली जाती है। नैना रोती रह जाती है, लेकिन कौशल्या एक बार भी पीछे पलटकर नैना की तरफ देखती तक नहीं है। ए लड़की, अब ये रोना धोना बंद कर। मुझे ये रोना धोना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और कान खोलकर सुन, अब से तुम्हें यही मेरे साथ रहना है। हा 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 हा। नैना बहुत रोती है, लेकिन उस चुड़ैल को उसके ऊपर जरा भी दया नहीं आता है और वो उसे उठाकर एक कमरे में बंद कर देती है और उसे खूब डराती है। यहाँ तक कि उसे खाने को भी कुछ नहीं देती है। नैना दिन रात खूब रोती है। ऐसे ही 4 दिन बीत जाता है और अचानक वह चुड़ैल बहुत ही बीमार पड़ जाती है। वह इतना बीमार पड़ जाती है कि वह खुद से उठकर चल भी नहीं पा रही थी। चुड़ैल की यह हालत को देखकर नैना को उस पर दया आ जाता है
और वह उस दिन से चुड़ैल का सारा काम करने लगती है। वह उसके लिए बाहर से फल तोड़ कर लाती और जड़ी बूटी पीसकर उस चुड़ैल की मालिश करती। कुछ दिनों की देख रेख के बाद वह चुड़ैल बिल्कुल ठीक हो जाती है। नैना की दरिया दिली से वह चुड़ैल बहुत खुश होती है। वाह, ये लड़की तो बहुत ही अच्छी है। मैंने इस लड़की के साथ इतना बुरा किया, फिर भी इसने मेरी इतनी सेवा की। चुड़ैल को अब नैना बहुत ही अच्छी लगने लगती है और धीरे धीरे दोनों में बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब तो चुड़ैल नैना का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। नैना को जब जिस चीज की जरूरत होती, चुड़ैल उसे तुरंत अपने जादू से लाकर देती। अब नैना को भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। उसे हर रोज तरह तरह के खाने की चीजें मिलती, पहनने के लिए रोज नए नए कपड़े मिलते। वो जो चाहती चुड़ैल उसे तुरंत अपने जादू से ला कर देती। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं, लेकिन इधर कुछ दिनों से नैना बहुत उदास रह रही थी। नैना को यूं उदास देखकर चुड़ैल उसे एक जादुई शीशा देती है। नैना, मुझे पता है तुम्हें अपने घर की बहुत याद आ रही है ना। मैं जानती हूँ तुम अपनी माँ और बहन से बहुत प्यार करती हो। ये लो, ये एक जादुई शीशा है। इसमें तुम जिसे भी चाहो उसे देख सकती हो। नैना सबसे पहले उस जादुई आईने में अपनी माँ को देखती है। उसकी माँ बहुत ही ज्यादा बीमार होती है। यह देखकर नैना चुड़ैल से कहती है, चुड़ैल जी, मेरी माँ बहुत बीमार है, उन्हें मेरी जरूरत है। प्लीज चुड़ैल जी, मुझे यहाँ से जाने दो। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपसे मिलने हर साल आया करूँगी। यह सुनकर चुड़ैल बोलती है, ठीक है नैना, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। तुम अब अपने घर जा सकती हो। और हाँ, यह जादुई आईना तुम अपने साथ ले जाओ। यह कोई मामूली आईना नहीं बल्कि जादुई आईना है और इस आईने में देखने से सभी प्रकार की बीमारी खत्म हो जाती है। अब तुम खुशी खुशी इस आईने को लेकर अपने घर जाओ। नैना घर आकर अपनी बहनों से मिलकर बहुत ही खुश होती है और फिर अपनी माँ के पास आकर बोलती है, माँ, ये क्या हो गया आपको? माँ, आप चिंता मत करो, बस एक बार आप इस जादुई आईने में देख लो। माँ, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी। जैसे ही उसकी माँ उस जादुई आईने में देखती है, वह बिल्कुल ठीक हो जाती है। यह देखकर कौशल्या को अपने किए पर बहुत ही पछतावा होता है। मुझे माफ कर दे बेटी, मैं तो किसी शैतान से कम नहीं हूँ। मैं एक सगी माँ होते हुए भी तुझे मरने के लिए मौत के मुंह में छोड़ आई, और तू है कि मेरी जान बचाने के लिए चुड़ैल से ये जादुई आईना लेकर आई हो। मुझे माफ कर दे बेटा, भगवान मुझ जैसी शैतान माँ किसी को ना दे। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तेरी गुनहगार हूँ। और फिर उस दिन के बाद से कौशल्या नैना को भी प्यार करने लगती है और सभी मिलजुल कर रहने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है, आसमान में रहने वाली सिंड्रेला परी जब अपने परी लोक के शोरूम से ढेर सारे लहंगे खरीद कर जा रही थी, तभी एक लहंगा गलती से उसके हाथ से छूटकर पृथ्वी लोक पर गिर जाता है। इधर पृथ्वी लोक पर शिवानी अपनी सौतेली माँ रिद्धिमा और बहन तान्या से दुखी होकर घर का सारा काम करके अपनी पढ़ाई कर रही थी। शिवानी बहुत ही होनहार और समझदार लड़की थी, लेकिन उसकी सौतेली माँ और बहन उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है। शिवानी कहाँ मर गई? जब देखो इस लड़की को काम से जी चुराते रहती है। जी माँ, आपने मुझे बुलाया? हाँ महारानी, इतनी देर से अकेले कमरे में क्या कर रही थी? माँ, वो मैं पढ़ाई कर रही थी। अगले महीने मेरे पेपर आने वाले हैं ना, इसलिए। जरा देखो तो इस बेशरम को, घर का सारा काम काज छोड़ छाड़ कर महारानी कलेक्टरी करने में लगी है। माँ, मैंने घर के सारे काम कर दिए हैं, बर्तन, झाड़ू, पोछा सब कुछ कर दिया है। अच्छा, तो फिर मेरे कमरे में जा और अलमारी से सारे गर्म कपड़े निकालकर तालाब पर ले जाकर धो ले। सर्दी का मौसम आ गया है, रखे हुए गर्म कपड़ों में से बदबू आने लगी है। माँ, उसमें तो बहुत टाइम लगेगा और वैसे भी वो कम्बल पहले से ही धुले हुए हैं।
जितना बोला जाए उतना कर। अगर मेरे सामने ज्यादा जुबान चलाई तो धक्के मारकर घर से बाहर कर दूंगी, समझी? अब चल जा यहाँ से। शिवानी सारे कपड़े लेकर तालाब पर धो रही थी, तभी उसकी नजर लहंगे पर जाती है जो गलती से पृथ्वी पर गिर गई थी। वाह, कितना सुंदर लहंगा है, मैंने आज तक ऐसा लहंगा नहीं देखा है। शिवानी अपना काम खत्म करके उस लहंगे को घर ले आती है और अपने कमरे में छुपाकर रख देती है। अगले दिन सिंड्रेला परी अपने लहंगे को पृथ्वी पर इधर उधर ढूंढ रही थी, लेकिन उसे लहंगा कहीं दिखाई नहीं देता है। तभी उसकी नजर तालाब से पानी भर रहे शिवानी पर जाती है। परी उसके पास जाकर बोलती है, सुनो लड़की, तुमने यहाँ आसपास कोई लहंगा देखा है क्या? चूँकि शिवानी बहुत ही नेक और ईमानदार लड़की होती है, इसलिए वह उसे सब कुछ बता देती है और उस लहंगे को लाकर परी को वापस कर देती है। परी शिवानी की ईमानदारी से बहुत खुश हो जाती है और परी अपनी जादुई शक्ति से शिवानी के बारे में सब कुछ जान जाती है। शिवानी, तुम चाहती तो इस लहंगे को बेचकर अपने लिए बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। शिवानी, मैं तुम्हारे दुखी जीवन के बारे में सब कुछ जान चुकी हूँ। ये लो, ये लहंगा तुम रख लो। तुम्हारे पास कपड़े भी नहीं है ना, और तुम आगे पढ़ना भी चाहती हो। यह लहंगा इन सब में तुम्हारा बहुत मदद करेगा। और हाँ, यह कोई साधारण लहंगा नहीं है, बल्कि जादुई लहंगा है। इस लहंगे को पहनकर तुम जो बोलोगी वो हो जाएगा। अब तुम खुशी खुशी घर जाओ। धन्यवाद सिंड्रेला परी। शिवानी खुशी खुशी उस लहंगे को पहन लेती है और बोलती है, लहंगा लहंगा, मुझे एक घर दिला दो। शिवानी के इतना बोलते ही उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत घर बनकर तैयार हो जाता है। शिवानी खुशी खुशी उस घर के अंदर जाकर उसमें रहने लगती है। लहंगा, मुझे मेरे कोर्स का बुक दिला दो। शिवानी के सामने उसके सारे बुक्स आ जाते हैं। यह देखकर शिवानी का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। अब तो उसे किसी भी चीज की कोई चिंता नहीं थी। उसे जब भी किसी चीज की जरूरत होती वह जादुई लहंगे से मांग लेती थी। शिवानी अब खुशी खुशी अपने आगे की पढ़ाई करने में लग गई थी। शिवानी को इतना खुश देखकर उसकी सौतेली बहन तान्या सोचती है, कुछ तो गड़बड़ है। कल तक हमारे रहमो करम पर पलने वाली इस अनाथ के पास इतना सब कुछ कहां से आ गया। तान्या घर आकर अपनी माँ को सारी बातें बताती है। अच्छा, तो ये बात है, पता तो लगाना पड़ेगा, और मैं आज रात को ही पता लगा कर रहूंगी कि आखिर कौन है जो इसकी मदद कर रहा है। इस तरह दोनों माँ बेटी शिवानी के घर खिड़की से झांककर सब कुछ पता कर लेती है। अच्छा, तो ये बात है, ये सब इस जादुई लहंगे का कमाल है। क्यों ना मैं इस जादुई लहंगे को ही चुरा लूं। यह सोचकर दोनों माँ बेटी शिवानी के कमरे में घुस जाती है। शिवानी सो रही होती है, तभी उसकी माँ उसके मुंह को तकिए से दबा देती है। तान्या बेटी, तुम जल्दी से इसके लहंगे को चुरा लो, मैं इसको ठिकाना लगा कर आती हूँ। शिवानी का दम घुट रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। तभी वहाँ सिंड्रेला परी आ जाती है। रुक जाओ दुष्ट औरत, तुम पैसे के लालच में इतना गिर जाएगी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शिवानी तो तुम्हें माँ कहती है, पर तुम तो एक नंबर का डायन हो, डायन। इतना बोलकर सिंड्रेला परी दोनों माँ बेटी को उल्टा हवा में लटका देती है। मैं तुम दोनों माँ बेटी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी शिवानी बोलती है, नहीं परी जी, ऐसा मत करो, रुक जाओ, इन्हें मत मारो। वे जैसे भी हैं, आखिर मेरी माँ और बहन है, प्लीज इन्हें छोड़ दो। गौर से देखो इसे, तुम लोग जिसे मार रहे थे आज वही तुम्हारी जान की सिफारिश कर रही है। यह सुनकर रिद्धिमा और तान्या को बहुत ही ज्यादा पश्चाताप होता है। मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। हाँ बहन, मुझे भी माफ कर दो, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। माँ,
मुझसे आप माफी मत मांगिए ना, मुझे आप बस अपनी बेटी के रूप में अपना लीजिए। मुझे तो आपका प्यार और आशीर्वाद चाहिए। और प्रिया, तुम तो मेरी छोटी बहन हो, तुम्हें तो माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें मैं माफ कर दी। बहन, गलती तो हम सबसे होती है, लेकिन गलती को वक्त पर सुधारना ही हम सबकी इंसानियत होती है। और माँ, आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम सब मिलकर अपने घर में खुशी खुशी रहेंगे। और फिर उस दिन के बाद से सभी मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल पोरो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस बेल आइकन को दबाना न भूले। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।